आपका एग्जाम बूस्टर सीरीज में स्वागत है और मैं विकास सिंह इडुमोटो कोचिंग क्लासेस से। और आज का आपका टॉपिक है प्रिंट कल्चर। तो चलिए, एग्जाम बूस्टर सीरीज में एक और चैप्टर आपका ऐड हो रहा है जो कि प्रिंट कल्चर है। और इस चैप्टर से आपके कितने सवाल आ सकते हैं? तो आपके इस चैप्टर से मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का सवाल आ सकता है, जो कि आपके पूरे परसेंटेज में 1% ऐड कर सकता है ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं। तो मैंने आपको पहले से कुछ लिख रखा है यहां पर, जो कि आपको इसको समझना है। जैसे कि आपको इस चैप्टर को क्या किया है कि लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो जैसे मेरा नियम है कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चैप्टर को समराइज करके छोटा करेंगे और छोटा करके उसको हम लोग आसानी से पूरे स्टोरी को क्या करेंगे, समझ लेंगे। और उसके स्टोरी के बीच बीच में जहां से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, उस इंपॉर्टेंट सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो मैं विकास सिंह आपसे वादा करता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा यहां पर, तो 95% चांस है कि वो सवाल आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्स में आए ही आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका चैप्टर है प्रिंट कल्चर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे कि प्रिंट की जर्नी कैसे होती है, मतलब प्रिंट कहां से स्टार्ट होता है, कहां तक ट्रैवल करता है, कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड में ये प्रिंट्स मूव करते हैं, उसके बारे में आपको चैप्टर में दिया हुआ है। उसके बाद से आपके चैप्टर में समझना है यूरोप के बारे में, यानी कि प्रिंट यहां से यूरोप तक जब ट्रैवल करता है, मतलब सॉरी, चाइना से जब यूरोप तक ट्रैवल करता है, तो उसके बारे में हमको समझना है। तो देखिए, आइए सबसे पहले प्रिंट जर्नी हम लोग समझते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आपका जो प्रिंट है वो स्टार्ट होता है चाइना से। समझ गए कि नहीं? ठीक है, चाइना में क्या होता था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ करता था उस समय। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, तो वो लकड़ी होता था और उस लकड़ी के ऊपर क्या करते थे कि जैसे कि 3D टाइप का उस पर कार्विंग कर देते थे। जैसे कि आपका जैसे कोई वर्ड से क ख ग घ वगैरह है ना, तो लकड़ी पे उसको कट कर करके बना लेते थे और उस पे इंक लगाकर और पेपर पे ऐसे करके चिपका दिया जाता था, जिससे कि प्रिंट हो जाता था। समझ गए कि नहीं? उसको हम लोग बोलते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये आपका चाइना में स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन चाइना में ट्रेड होता था, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रेड के माध्यम से, ठीक है, सिल्क रूट, एक सिल्क रूट है जहां से सिल्क की ट्रेडिंग हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां इस ट्रेड के माध्यम से क्या हुआ कि ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है आपका ट्रैवल करते हुए अलग अलग कंट्री में पहुंच जाता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो आपका चाइना से ट्रैवल होते हुए जापान में जाता है ये प्रिंटिंग। ठीक है, जापान में कौन लेकर जाते हैं? तो एक बुद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं, ठीक है, जो जापान में चाइना से आपका प्रिंट कल्चर को लेकर जाते हैं। और यहां पर सबसे पहले आपका बुक्स जो छपता है उसका नाम है डायमंड सूत्रा, जो 868 एडी में वहां पर प्रिंट किया जाता है। उसके बाद एक मार्को पोलो होते हैं जो एक व्यापारी होते हैं। ठीक है, चाइना से आपका प्रिंट कल्चर को लेकर आते हैं कहां पर? यूरोप में। समझ गए? हाँ, चाइना से यूरोप में आपका प्रिंट कल्चर आ जाता है। और यूरोप से जब पोर्टुगीज हमारे यहां पर आते हैं बिजनेस ट्रेड के माध्यम, ट्रेड करने के लिए जब इंडिया में, तो यहां से प्रिंट कल्चर होते हुए हमारे यहां पर ट्रैवल करते हुए आ जाता है। तो इस तरीके से चाइना से जापान, इसके बाद यूरोप, इंडिया, ये प्रिंट्स क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं कि यूरोप में जब प्रिंट आता है तो इसका क्या क्या इंपैक्ट होता है। ठीक है, इसके हम लोग इंपैक्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए आपको यहां पर दिखाते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप कि यूरोप में 13th सेंचुरी में मार्को पोलो क्या करते हैं कि प्रिंट को लेकर आते हैं 13th सेंचुरी में। उसके बाद क्या होता है कि प्रिंट्स इतना ज्यादा, मतलब कि लोग इसके प्रति आकर्षित होते हैं, लोगों को रीडिंग में नहीं आ जाता है, मतलब लोग इतना ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के बुक्स आने लगते हैं, लोग उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, झुकाव करते हैं, जिससे कि मार्केट में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, बुक्स वगैरह का। समझ गए कि नहीं? ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मार्को पोलो ने जो 13th सेंचुरी में प्रिंट लेकर आया, तो इसके डिमांड इतना ज्यादा हाई हो जाते हैं कि डिमांड को पूरा करने के लिए वो वुड ब्लॉक वाला जो सिस्टम है वो काफी नहीं था। ठीक है, तो वहां से जॉन गुटेनबर्ग क्या करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस एक
मशीन बनाते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ, वो मूवेबल ब्लॉक्स होते हैं जो कि मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड्स को लिखने के लिए पहले कार्विंग करना होता था एक लकड़ी के ब्लॉक्स पे, अब ये मेटल का होता है जो कि मूव कर सकता है। हम लोग वर्ड्स को मूव कर करके जो हमें मतलब कि सेंटेंस लिखना होता था उसको हम लोग सजा लेते थे और प्रिंट करते रहते थे। तो प्रिंटिंग मशीन यहां से बनती है 1430 के अप्रॉक्स लगभग में बनाया जाता है। और सबसे फर्स्ट बुक जो आपका उससे प्रेस होता है वो होता है बाइबल बुक्स, ठीक है, बाइबल होता है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर आपको बुक प्रेस किए गए हैं सबसे फर्स्ट में, तो वो एक होली पेप्सी बुक है, मतलब कि धार्मिक किताब को ही क्या किया गया है, प्रिंट किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका बाइबल्स बुक क्या होता है, प्रिंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रिंटिंग इतना ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि ये एक रेवोल्यूशन के जैसा हो जाता है, मतलब कि एक क्रांति की तरह होता है प्रिंट्स, जिसमें सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग किताब को पढ़ें, उससे ज्ञान लें। तो लोग अलग अलग लोगों की बातों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने विचार को क्या करते हैं, प्रकट करना भी शुरू कर देते हैं किताबों के माध्यम से, ठीक है। तो लोग अलग अलग लोगों के आइडियाज भी पढ़ रहे थे और अपने जो माइंड में आइडियाज थे उसको ये लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट भी कर रहे थे, जिससे कि बहुत सारे नए तरह के आइडियाज मार्केट में क्रिएट होने लगे और लोग एक दूसरे की बातों से सहमत भी होते थे, असहमत भी होते थे और बैठकर डिस्कशंस भी किया करते थे। तो ये एक पूरी क्रांति की तरह हो जाता है प्रिंट, समझ गए, जिसका इंपैक्ट भी पड़ता है। तो इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं, तो रिलीजियस रिफॉर्म्स, जैसे कि आपको बता दे यूरोप में एक थे कैरेक्टर जिनका नाम है मार्टिन लूथर। ये क्या करते हैं कि जब बाइबल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है, उसको ये पढ़ते हैं और जिस बातों से ये सहमत नहीं होते हैं तो उसके ऊपर ये 95 थीसिस देते हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है, 95 थीसिस देते हैं। और ये क्या करते हैं, जितने भी चर्च वगैरह थे वहां पर ये ले जाकर उसको चिपका देते हैं और वो पूछते हैं फादर से कि अगर आपके पास कोई इन सवालों का जवाब है तो आप हमें देकर बताइए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। जिसका कि जवाब उन लोगों के पास नहीं होता है और कुछ लोग इनसे भी सहमत होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि एक अलग तरह का ग्रुप शुरू होता है जिसे हम लोग प्रोटेस्टेंट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट। तो आपने क्रिश्चियन में सुना होगा, एक कैथोलिक्स होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स वो होते थे जो मार्टिन लूथर के 95 थीसिस से क्या थे, प्रभावित थे, ठीक है। जो इनकी बातों से सहमत थे वो लोग एक अलग ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी आप कोई वर्ल्ड में काम करते हैं या आप अपने दुनिया में या आप अपने लाइफ में कोई काम करते हैं तो सभी लोग उससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर सहमत होते हैं जो आपके सपोर्ट में आते हैं। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म्स भी होता है। उसके बाद पॉलिटिकल चेंजेस भी आपके होते हैं। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपका जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका जो है ये, इसमें प्रिंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशंस को लाने में। कैसे, तो आपके अलग अलग तरह के जो सोशल साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे कि अपने आइडियाज को प्रिंट किए, लोगों ने उस आइडियाज को पढ़ा और उस आइडिया के मदद से उन लोगों ने डिस्कशंस करके और क्रांति लाने में कूद गए, समझे कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें सोशल साइंटिस्ट के आइडियाज प्रिंट के माध्यम से फैले हैं और लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन तक कर दिए हैं उनके आइडियाज के माध्यम से, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति, और मैं आपको बता दूं, आपको जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप भी आई कर सकते हैं, इसको मैं आपको बता दूं कि कुछ भी मिस हो जाए बट ये मिस नहीं होना चाहिए कि प्रिंट कल्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे हेल्प किया है। तो ये एक क्वेश्चंस आप जरूर ध्यान में रखेंगे, समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ, इसके पहले क्या आपका क्वेश्चंस एक बन सकता है कि प्रिंट कैसे पूरे वर्ल्ड में मतलब फ्लोट किया, मतलब ये प्रिंट
जैसे कि चाइना से स्टार्ट हुआ, जापान गया, यूरोप गया, इंडिया आया। तो ये आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्रिंट की जर्नी कैसे हुई, कैसे ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया है, तो ये भी एक सवाल बन सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जरूर याद रखेंगे, कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको जो मैं यहां पे कैरेक्टर बता रहा हूं, जैसे कि मार्को पोलो के बारे में बताया, जोहान गुटेनबर्ग के बारे में आपको बताया, यहां पर आपको मार्टिन लूथर के बारे में मैंने बताया। तो ये जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर के कुछ कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। तो आप घबराइए नहीं, मैं आगे स्लाइड में आपको क्या करूंगा कि इनके कुछ कंटेक्स्ट आपके सामने दे दूंगा। जितने भी आपके प्रिंट कल्चर्स में कैरेक्टर हैं, उन सभी कैरेक्टर्स के आपके कुछ कंटेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसमें, तो रिलैक्स रहिए। समझ गए कि नहीं? और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से जैसे VVI इसको बताया ना, तो आगे स्लाइड में हम क्या करेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस का लिस्ट भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, इसके पहले इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। यहां से नेशनलिज्म लोगों के अंदर आता है, मतलब राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आने लगती है। सर, जब ये लोग लिख रहे थे तो क्या जो पावर में बैठे थे वो लोग चुपचाप थे, देख रहे थे कि तुम लिखते रहो, लोग पढ़ते रहे और हमारे प्रति लोगों के अंदर हेट पैदा होते रहे, तो हम लोग चुप रहेंगे? नहीं। वहां से आता है सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है कि अब पावरफुल लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि नहीं, आप क्या मतलब कि प्रिंट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह जो होते थे, उसके ऊपर कंट्रोलिंग शुरू हो गया। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अगर मैं इसके आगे बात करूं, नए नए तरह के प्रिंट रिफॉर्म्स आने लगे, नॉवेल्स वगैरह छपने लगे, मैगजीन्स आने लगा, न्यूज़पेपर आने लगा, जिससे कि लोग पर डे न्यूज के बारे में पढ़ते थे। समझ गए कि नहीं? ठीक है। और बहुत सारे न्यू रीडर्स भी कन्वर्ट हुए। पहले तो सबको पढ़ने नहीं आता था, तो कुछ लोग सुनते थे। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग अपने टाइम पास के लिए मतलब कि बुक्स लेने लगे और पढ़ने लगे और इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो इसके ऊपर भी एक सवाल बन सकता है कि नए रीडर्स मतलब कि कैसे आते हैं। ठीक है, न्यू रीडर्स कौन है, कहां से आते हैं, तो इसके ऊपर भी एक सवाल बन सकता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। और लोगों को पढ़ने का कैसे लत लगाया गया, मतलब कि लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदे और पढ़े, इसके ऊपर एक सवाल आ सकता है। तो मतलब यहां से कि न्यू रीडर्स और इनको कैसे पढ़ने का लत लगाया गया, ये एक सवाल बन सकता है। तो इसको भी ध्यान में हमको रखना है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं इंडिया के बारे में। समझ गए कि नहीं? ठीक है। इंडिया में ट्रैवल करते हुए आता है बाय द हेल्प ऑफ पोर्टुगीज। जब हमारे यहां पर ये व्यापार करने आते हैं तो इनके माध्यम से बुक्स ट्रैवल करते हुए हमारे यहां पर आता है। ठीक है। हाँ, जब यहां पर आता है और अंग्रेजों का रूल हमारे ऊपर चलने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंट के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर वगैरह छापना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग वर्नाक्युलर भी कहते थे। वर्नाक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज में क्या करते थे कि प्रिंट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। लोकल लैंग्वेज में क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो लोग एक भाषा में अगर कोई चीज प्रिंट करे तो उसको समझ नहीं पाएंगे, तो अलग अलग तरह से प्रिंट करना, अलग अलग लैंग्वेज में प्रिंट करना शुरू कर दिया गया। ठीक है। जैसे कि बंगाल गैजेट, संवाद कुमुदी। ठीक है। तो ये कुछ आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, बुक्स वगैरह हो गए, जिससे कि लोग क्या करते थे कि देश के हाल के बारे में पढ़ते थे। समझ गए कि नहीं? ठीक है। उससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली भावना उत्पन्न होना शुरू हो गई। हमारे यहां भी सामाजिक बदलाव हुआ। ठीक है। धार्मिक बदलाव हमारे यहां पर भी होना शुरू हो गया। अब देखिए, जहां भी नए तरह के आइडियाज क्रिएट होंगे, नई बातें लिखी जाएंगी, नई चीजें लोगों के दिमाग में डाली जाएगी, तो वहां पर कुछ बदलाव होना तय है। तो जैसे यूरोप के अंदर आपका प्रिंट जाता है तो चेंजेज होता है, वैसे ही भारत के अंदर भी जब प्रिंट्स आता है तो सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजन्स में मतलब कि बदलाव होना तय होता है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो क्या यहां भी जो पावर में थे वो सिर्फ ऐसे शक्ल देख रहे थे क्या कि मतलब कि आप प्रिंट करते रहो, आप हमारे प्रति हेटर्स फैलाते रहो और हम चुपचाप मुंह देखते रहे? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां भी सेंसरशिप बोर्ड आया आपका। ठीक है। तो ये जो कॉलोनियल रूल्स थे हमारे ऊपर अंग्रेजों का, इन लोगों ने एक एक्ट निकाला, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
VVI, इसको जरूर याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 3 नंबर सवाल में भी आ सकता है, 4 नंबर सवाल में भी आ सकता है, 5 नंबर सवाल में भी आ सकता है। तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सवाल में भी आ सकता है। अब जिस तरीके मतलब जो मार्क्स में ये सवाल आएगा, आपको उसी हिसाब से इसको क्या करना है, लिखना है। 3 नंबर में आएगा तो 3 पॉइंट, 4 में आएगा तो 4 पॉइंट, 5 में आएगा तो 5 पॉइंट। आपको क्या करना है, इसको उसी हिसाब से लिखना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपको याद रखना है। मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं कि कैसे प्रिंट मतलब ट्रैवल किया पूरे वर्ल्ड में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका क्या हेल्प रहा, उसके बाद से वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये VVI, मतलब 3 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अभी तक बताए हैं। उसके बाद न्यू रीडर्स को कैसे मतलब कि कन्वर्ट किया गया, जो लोग सिर्फ सुनते थे, पढ़ते नहीं थे, बुक्स नहीं खरीदते थे, उनको बुक्स का लत लगाया गया, नए नए लोग इन्वॉल्व हुए मतलब कि पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहां पर उनके ऊपर भी सवाल बन सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप लोग जरूर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि आपके पूरे चैप्टर को मैंने क्या किया कि आपको कंप्रेस करके, समराइज करके छोटा बना दिया है। तो ये रहा कुछ आपके चैप्टर्स की समरी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपको जरूर याद रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसका मतलब कि आपको जरूर क्लियर रखना है। 1 नंबर में सवाल हो सकता है। ओकियो क्या था, तो ये एक बुक्स है, ठीक है, जिसमें कि मतलब कि इसको हम लोग बोल सकते हैं पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। मतलब कि इस बुक्स में ना पिक्चर्स वगैरह होते थे, जिससे लोग इस बुक्स की तरफ काफी अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। हाँ, इसमें क्या मतलब कि पिक्चर्स बनाया जाता था, तो सिटी वगैरह का जो ब्यूटीफुल सीन होता था वो बनाया हुआ रहता था। एक्टर्स वगैरह जो होते थे उनके भी फोटो बनाए जाते थे। तो ये बुक्स के बारे में आपको क्लियर रखना है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। वेलम क्या होता था, तो जो रिच लोग होते थे वो पेपर पे जो लिखावट होता था उसको लाइक नहीं करते थे, या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होता था उसको हम लोग मतलब कि सेफ रखने के लिए, एक लंबे समय तक रखने के लिए स्क्रीन के ऊपर क्या करते थे, लिखते थे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम लोग वेलम कहते थे। ये वर्ड्स आपको क्लियर रखना है। बैलेड्स एंड ट्रेवेंस, तो बैलेड्स एंड ट्रेवेंस, बैलेड्स क्या था, ये एक स्टोरी हुआ करती थी जो लोगों को सुनाया जाता था, ठीक है। और ट्रेवेंस वो जगह था जहां पर लोग आते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे और इंजॉय करते थे स्टोरी सुनते हुए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है जो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। एल्मेनेक्स, ठीक है, ये क्या है, एस्ट्रोनॉटिक डाटा इस बुक्स में होता था। ये एक बुक्स है जिसमें कि एस्ट्रोनॉटिक डाटा होता था, मूवमेंट ऑफ सन होता था, मतलब कि सन की मूवमेंट कैसे होती है, स्पेस वगैरह के बारे में इसमें आपको लिखा हुआ रहता था। तो ये आपको क्लियर कट रखना है। चैप बुक्स क्या होते थे, ये स्मॉल साइज बुक्स होते थे जो कि लोगों को कम कॉस्ट में, मतलब कि लो कॉस्ट में बुक्स प्रोवाइड किया जाए और कहीं ले जाने में भी आसानी हो। छोटा होता था जिसको कि आराम से कहीं भी बैठकर और मतलब ले जा सकते थे और बैठकर पढ़ सकते थे। तो ये चैप बुक्स होते थे। ये कुछ मैंने आपको वर्ड्स दिए हैं जो कि आपको क्लियर कट रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि कितागावा उतामारो, ठीक है, मार्को पोलो, जॉन गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर, मनेकियो, एरेस्मस, लुइस सेबस्टियन मर्सियर, उसके बाद रिचर्ड एम होए, ये कुछ कैरेक्टर हैं। तो इस कैरेक्टर का कुछ कंटेक्स्ट आपको क्लियर रखना है, जो कि मैं दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको क्लियर कट रखना है। ये VVI है, ठीक है, ये कैरेक्टर के बारे में कुछ कंटेक्स्ट आपको क्लियर रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में आपको क्लियर कट रखना है, पता होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मैंने आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ऑथर्स नेम और उसके बुक्स के बारे में जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आपका 1 नंबर में सवाल आ सकता है। तो ऑथर्स नेम एंड हिज बुक्स आप जरूर क्लियर रखेंगे, और ऑथर्स नेम एंड देयर कंटेक्स्ट, ये 2 चीज आपको क्लियर रखना है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल आपका यहां से बन सकता है। तो मैंने उसको यहां पर निकाला है, तो आपको दिखाते हैं।
तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑथर्स नेम एंड देयर बुक्स या न्यूज़पेपर। तो ये आपको क्लियर कट रखना है इसके बारे में, ठीक है, ये जरूर याद रखना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज बुक, एकॉर्डियन बुक, बुद्धिस्ट मिशनरीज, डायमंड सूत्रा, कितागावा उतामारो, ओकियो। तो ये जो आपका है इसको आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट गूगल पे सर्च मारेंगे तो ये आपका ऑल ऑथर्स नेम एंड देयर बुक्स फ्रॉम प्रिंट कल्चर, अगर आप गूगल पे सीधे सर्च मारते हैं तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऑथर्स नेम है और यहां पर आपका बुक्स नेम है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप ये डायरेक्ट गूगल से सर्च मार लीजिए आ जाएगा, और नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्या करना है, याद रखना है। तो यहां पर जैसे इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, केसरी है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। गुलामगिरी, ये क्वेश्चंस आपसे एक बार पूछा भी गया था, गुलामगिरी, ठीक है। तो ज्योतिबाई फूले, तो ये आपके बिल्कुल इसके बारे में ध्यान रखना है। और यदि इसके आगे हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं ऑल ऑथर्स नेम एंड देयर कंटेस्ट, जैसे कितागावा उतामारो के बारे में आपको दिया हुआ है, मार्को पोलो, जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, मार्टिन लूथर, मेनेकियो। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी सवाल में बहुत बार पूछा गया है, कितागावा उतामारो ये सवाल में, ठीक है, मार्टिन लूथर, जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है, मोनेकियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कैरेक्टर हैं जो कि अभी पिछले टॉपिक में मैंने आपको वहां पर बताया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि उनके बारे में कंटेस्ट दिया हुआ है, तो आप ये जरूर क्लियर रखेंगे, या तो डायरेक्ट सर्च मारिए या फिर यहां से सीधे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं। तो इनके बारे में आपको 2-4 लाइन जरूर क्लियर रखना है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर में सवाल बन सकता है, इसीलिए इसको जरूर क्लियर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस की अब हम बात करेंगे जो आके आपके प्रिंट कल्चर से आ सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं जो कि आपके प्रिंट कल्चर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, एक्सप्लेन। सेकेंड क्वेश्चन से आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशंस। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये मिस नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस। हाउ डिड प्रिंट केम टू एग्जिस्टेंस इन यूरोप, ठीक है, यूरोप में आपका कैसे प्रिंट एग्जिस्ट करता है इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन है व्हाट रिस्ट्रिक्शंस वेर इम्पोज्ड बाय द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ऑन द इंडियन प्रेस, ये वीवीआई है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और लास्ट में आपको जॉन गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग की जो कहानी है कि कैसे उन्होंने मशीन बनाया, क्या क्या डेवलप किया प्रिंट रेवोल्यूशंस में, उसके बारे में आपको जानना है। तो ये आपके 5 सवाल हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू।